हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 14 है। तो दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत सर सिडनी बोराट के द्वारा बताए गए 4 महत्वपूर्ण हिमालय को पढ़ रहे थे। सर सिडनी बोराट के द्वारा बताए गए हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसको कहते हैं हम नदी घाटी के आधार पर वर्गीकरण। तो पिछली क्लास में हमने कश्मीर पंजाब हिमालय को पढ़ा, इसके साथ कुमायूं हिमालय को पढ़ा। तो आज हम सर सिडनी बोराट के द्वारा किए गए हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिमालय नेपाल हिमालय। तो देखिए, नेपाल हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम देखेंगे। देखिए, नेपाल हिमालय, सबसे पहले हम इसके नाम पर देखते हैं कि इस हिमालय को नेपाल हिमालय क्यों कहते हैं। तो देखिए, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वह है सर सिडनी बोराट के द्वारा बताए गए हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर पश्चिम में बह रही काली नदी से पूरब में बह रही तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है। इस हिमालय का अधिकतम जो भाग है वह नेपाल हिमालय में स्थित है, इसलिए इस हिमालय को सर सिडनी बोराट ने नेपाल हिमालय कहा है। तो नेपाल हिमालय क्यों कहा है? क्योंकि इसका अधिकतम जो विस्तार है वो नेपाल में। तो देखिए, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम लेके चलेंगे। देखिए, पहला है नेपाल हिमालय का विस्तार। तो देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार सर सिडनी बोराट के द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य पाए जाने वाले हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है। दूसरा, नेपाल हिमालय की जो लंबाई है, देखिए हम 4 हिमालय को पढ़ रहे हैं। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। तो चारों हिमालयों में जो सबसे लंबा हिमालय है वह नेपाल हिमालय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबा हिमालय है। किसके अनुसार? सर सिडनी बोराट के द्वारा किए गए प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार। सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल हिमालय सर्वोच्च हिमालय है, इसमें सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, जब हम हिमालय को पढ़ रहे थे तब उसी समय हमने पढ़ा था कि हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूरब की ओर ये इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है, मगर हिमालय पूरब की ओर जब जाता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ती है। तो जब हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर जाता है तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो बढ़ती जाती है, और हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वह मध्य भाग में है, और मध्य भाग क्या है? नेपाल हिमालय। इसलिए नेपाल हिमालय सर सिडनी बोराट के द्वारा किया गया वर्गीकरण के अनुसार सबसे ऊंचा व सर्वोच्च हिमालय नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय में ही इस हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जो कि महत्वपूर्ण चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इन पांचों जो चोटियां हैं, इन पांचों चोटियों की एक श्रृंखला बनाइए। कौन सी चोटी किसके पूरब में है, कौन सी चोटी किसके पश्चिम में है, या कौन सी चोटी मध्य में है। तो देखिए, ये पांचों जो चोटियां हैं ये लगभग यहाँ पर स्थित हैं। अभी आप मैप के माध्यम से देख रहे होंगे, ये पांचों चोटियां हैं। देखिए, इसको हम समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि एवरेस्ट के पूरब में कौन सी है, एवरेस्ट के पश्चिम में कौन सी है, अन्नपूर्णा के पश्चिम में कौन सी है, पूरब में कौन सी है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इन चोटियों को हमें किसी ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे और भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
देखिए 5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं नेपाल में, जो कि सीरीज के हिसाब से है। तो देखिए 5 चोटियों में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। तो देखिए सबसे मध्य में 5 चोटियों के जो बीच में है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बीच में जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो 5 चोटियों के बीच में जो चोटी है उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट लगभग यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट इन 5 चोटियों में जो पूर्व में है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा है। इसी तरह हम देखते हैं पश्चिम की ओर जाते हैं तो धौलागिरी है, लगभग यहाँ है धौलागिरी। तो देखिए 5 चोटियों में बीच में एवरेस्ट, सबसे पूर्व में कंचनजंगा और सबसे पश्चिम में धौलागिरी। और धौलागिरी एवरेस्ट के बीच में पाई जाती है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पाई जाती है। इसके बाद एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में पाई जाती है मकालू। तो देखिए इसको आप एक पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं या पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं। तो देखिए पूरब से पश्चिम की ओर जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि कंचनजंगा है, मकालू है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा लास्ट में है, इस तरफ ये धौलागिरी लास्ट में है, बीच में एवरेस्ट है, धौलागिरी के पूरब में अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा के पश्चिम में मकालू है। तो इसको आप एक सीरीज से याद करना है, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल हिमालय का विस्तार सर्वाधिक नेपाल में है, इसके अलावा सिक्किम व उत्तर पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए नेपाल हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है वह नेपाल में है, थोड़ा सा सिक्किम में है, और ये पश्चिम बंगाल जो यहाँ आता है, यहाँ पर दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग यहाँ पर उत्तरी पश्चिम बंगाल में है। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वो पूर्णतः नेपाल में है और आंशिक रूप से सिक्किम व उत्तरी पश्चिम बंगाल में है, जिसको हम कहते हैं दार्जिलिंग हिमालय। तो देखिए नेपाल हिमालय के उच्च भागों में वनस्पति नहीं पाई जाती है, कह सकते हैं कि उच्च हिमालय का जो एरिया है वो वनस्पति विहीन है, वनस्पति विहीन है। निचले भागों में ढाल पाए जाते हैं, निचले भागों में कई प्रकार की अच्छी अच्छी खूबसूरत घाटियां पाई जाती हैं। इसके साथ महत्वपूर्ण श्रेणियां पाई जाती हैं और इन्हीं ढालों पर पाए जाते हैं कोणधारी वन। कोणधारी वन जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जिसको हम कहते हैं देवदार एक एग्जाम्पल उदाहरण है उसका, चीड़ एक उसका उदाहरण है, फर एक उदाहरण है। तो कोणधारी जो वन है वो देवदार, चीड़, फर है। तो कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, उसकी ढालों व घाटियों और श्रेणियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं ढालों पर पाए जाते हैं कोणधारी वन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल हिमालय में दर्रों का पूर्णतः अभाव है। तो देखिए सबसे पहले हम दर्रों को समझते हैं, दर्रे होते क्या हैं। तो देखिए जब दो पहाड़ या फिर दो पहाड़ियां के बीच एक सकरा सा रास्ता होता है, सपाट सकरा सा रास्ता होता है, जिसके द्वारा इस पहाड़ या पहाड़ियों को पार किया जाता है, उसको कहते हैं हम दर्रा। अब दर्रा बनते कैसे हैं? तो देखिए दर्रे जो होते हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं, दर्रे पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ही ये बनते हैं। जैसे कि इन पहाड़ों के बीच पहले पहाड़ रहा होगा, यहाँ नदी बहना शुरू किए, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक नदी बहती रही, उन्होंने पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया तो आज ये स्थिति है कि वहाँ पर नदियाँ भी बहती हैं और बड़ा सा एक रास्ता बन गया। इसके अलावा ज्वालामुखी के फूटने से दर्रे बनते हैं, भूस्खलन से बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं कि इन रीजन से बनते हैं दर्रे। तो देखिए नेपाल हिमालय की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक है, वहाँ पर कोई भी नदी नहीं आती, बल्कि नेपाल हिमालय से ही कई नदियों का उद्गम होता है। कहने का मतलब है कि नेपाल
हिमालय को कोई भी नदी पार करके दक्षिण की ओर नहीं आती है। जब कोई नदी नेपाल हिमालय को पार करके दक्षिण की ओर नहीं आएगी तो माना जाएगा कि इस हिमालय का क्षीण नहीं हुआ है। क्षीण का मतलब है कोई भी इस हिमालय पर गैप नहीं है, बल्कि यह एक गैप विहीन है, इस पर कोई गैप नहीं है। इस हिमालय से कोई भी नदी पार नहीं की हुई है, इसलिए यहाँ पर दर्रे नहीं है। और नेपाल हिमालय के अंतर्गत सिक्किम में नाथुला व जेलिपला दर्रा पाए जाते हैं, जो कि सिक्किम, जो कि इंडिया में है, तो सिक्किम और तिब्बत के रास्ते को बनाते हैं। तो नेपाल हिमालय में पूर्णतः दर्रे नहीं पाए जाते हैं। जब हम सिक्किम की ओर जाते हैं तो दो और भी कई महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला, जेलिपला दर्रा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल हिमालय में प्रसिद्ध काठमांडू घाटी है। अभी हमने बताया था कि नेपाल हिमालय की ढालों पर घाटियां और श्रेणियां पाई जाती हैं। तो नेपाल हिमालय में प्रसिद्ध काठमांडू घाटी है, नांगटी व महाभारत श्रेणी पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेपाल हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। तो देखिए जो ये नेपाल हिमालय है सर सिडनी बोराट के द्वारा, यहाँ इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। जैसे ही ये पूरब में आता है तो यहाँ पर दार्जिलिंग है, जो कि उत्तरी पश्चिम बंगाल में है, यहाँ इसको दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। सिक्किम में सिक्किम हिमालय कहते हैं, और जितना भाग भी भूटान में आता है तो वहाँ पर भूटान हिमालय कहते हैं। तो नेपाल हिमालय के अगर दार्जिलिंग हिमालय आता है तो मान लीजिए कि यह नेपाल हिमालय का ही एक भाग है। तो देखिए अभी हमने सर सिडनी बोराट के द्वारा किए गए हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत पाया जाने वाला तीसरा नेपाल हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखा। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो देखिए अब हम देखते हैं सर सिडनी बोराट के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जो कि नदी घाटी के आधार पर है। तो सर सिडनी बोराट के द्वारा किया गया चौथा और अंतिम हिमालय असम हिमालय के बारे में देखेंगे। असम हिमालय, इसको असम हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हिमालय का जो विस्तार है वो पूरब में है, पूरब के राज्यों में है, और पूरब के सभी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो असम है। इसलिए इस हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो पूरब में है और पूर्वी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य असम है। तो देखिए सर सिडनी बोराट के द्वारा किया गया प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत असम हिमालय। तो देखिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है असम हिमालय के अंतर्गत असम हिमालय का विस्तार। सर सिडनी बोराट के द्वारा किए गया हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, के मध्य पाया जाता है। तो असम हिमालय का जो विस्तार है वह तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पाया जाता है। इस हिमालय को हम कहते हैं असम हिमालय। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। असम हिमालय के विस्तार की जो लंबाई है वो लगभग 720 किलोमीटर है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि नेपाल हिमालय सबसे लंबा हिमालय है। तो अब हम नेपाल हिमालय के पूर्व में जाते हैं, जो कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला हुआ है। तो असम हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 720 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असम हिमालय का मुख्य विस्तार मुख्यतः सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है, और भूटान असम में भी पाया जाता है। तो सर्वाधिक विस्तार असम हिमालय का अरुणाचल प्रदेश में है, इसके साथ साथ भूटान देश है, और भारत के दो महत्वपूर्ण प्रदेश असम व सिक्किम में पाया जाता है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान देश, चार जगह इस हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असम हिमालय में विभिन्न पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए हमने पिछले दूसरी क्लास में पढ़ा था कि पूरब में जब हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तो कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण पहाड़ियों का निर्माण करता है।
जब ये कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों का निर्माण करता है तो यहाँ पर कई जनजातियाँ रहती हैं। उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नामांकन हुआ है। इन पहाड़ियों को उन जनजाति के नाम से जानते हैं। उसमें से है जैसे कि डाफला एक जनजाति है, तो डाफला जहाँ रहती है उस पहाड़ी को डाफला कहते हैं। इसी प्रकार मिरी है, गारो है, खासी है, मिसमी है, और भी कई महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ये जनजातियां जिस पहाड़ी पर रहती हैं उस पहाड़ी को उसी नाम से जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असम हिमालय की दिहांग। असम हिमालय में कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम दिहांग कहते हैं, दिबांग नदी, लोहित जो प्रमुख नदी है, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो असम हिमालय में कई महत्वपूर्ण नदियां पाई जाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असम हिमालय में कई महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। जब हम दर्रों के चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे एक एक दर्रा किस प्रदेश से किस देश को जोड़ता है, किस श्रेणी पाया जाता है। अभी हम थोड़ा सा असम हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रों को देखेंगे। तो असम हिमालय के अंतर्गत पाया जाने वाला जेलिपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, कारपोला दर्रा, योंगयाब दर्रा, ये कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असम हिमालय के अधिक वर्षा के कारण अपर्दन की प्रक्रिया बहुत तीव्र है। ये जो अंतिम 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ अलग पॉइंट है असम हिमालय के अंतर्गत। देखिए असम हिमालय में अधिक वर्षा के कारण अपर्दन की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र है। देखिए जब हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और हिमालय सकरा होता जाता है। जब हिमालय सकरा होता जाता है तो यहाँ पर जो नदी की जो बहाव की गति है बहुत ही तेज रहती है। नदी के बहाव की गति बहुत तेज रहती है। इसी तेज गति से यहाँ पर क्या है कि बाढ़ हमेशा बनी रहती है। आप जब भी देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में असम में हमेशा बाढ़ आती रहती है। तो बाढ़ का भी एक कारण ये है कि यहाँ पर पानी की जो गति है बहुत ही तेज रहती है, बारिश होती है। इसके अलावा यहाँ पर 12 मासी नदियाँ पाई जाती हैं, ग्लेशियर से पानी निकालती हैं और वर्षा का पानी निकालती हैं। तो दोनों पानी जो मिलते हैं तो बाढ़ का रूप ले लेती हैं। इसलिए यहाँ पर जो मृदा का अपर्दन है वो हमेशा होता रहता है और जो मृदा के अपर्दन की जो गति है वो बहुत ही तेज रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असम हिमालय में द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं और द्वार स्थलाकृति महत्वपूर्ण है चाय के बड़े बड़े बागानों के लिए। तो इसलिए असम हिमालय में भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ पर द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि असम हिमालय प्रसिद्ध है द्वार स्थलाकृति के लिए। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, असम हिमालय की नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं और बहुत से जलप्रपातों को बनाती हैं और जलप्रपात होने से यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी अधिक है। तो देखिए असम हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12 मासी हैं। अभी हमने बताया यहाँ पर बारिश के अलावा ग्लेशियरों से निकला पानी भी इन नदियों की क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पर पर्वत पठार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण होता है और जब जहाँ पर जलप्रपात अधिक पाए जाएंगे वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि असम हिमालय में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी अधिक है। तो आज हमने सर श्रीनी बोराट के द्वारा किया गया वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का नदी घाटी के आधार पर वर्गीकरण, हिमालय का देशांतरी वर्गीकरण के चारों वर्गीकरणों को हमने देखा, जिसमें पिछली क्लास में हमने कश्मीर व पंजाब हिमालय को देखा, कुमायूं हिमालय को देखा, नेपाल हिमालय को देखा आज, और असम हिमालय को देखा आज। तो आज हमने सर श्रीनी बोराट के द्वारा किया गया प्रादेशिक वर्गीकरण को देखा है। तो चलिए बने रहिए, धन्यवाद।